गाइस वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो गाइस, बहुत लाइक ना ही वीडियो में उतने व्यू आ रहे, टू शेयर भी कर दिया करो प्लीज टू। चलिए इतनी बात हो गई, टू स्टार्ट करते हैं अवतार द लेजेंड एपिसोड 86, तीसरा प्रतियोगिता। कहानी अब आगे। सुरंग राज्य। रात्रि समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा अपने कक्ष में बैठकर नंदिनी का इंतजार कर रहा था और वहां नंदिनी भी अपने कक्ष से बाहर जा ही रही थी। तभी राजकुमार प्रताप उसे देख लेते हैं और कहते हैं, प्रताप, अरे नंदिनी, इतनी रात में तुम जा कहाँ रही हो? ते सुनकर राजकुमारी नंदिनी थोड़ी डर जाती हैं और हड़बड़ाकर कहती है, नंदिनी वो किया है ना भ्राताश्री, मुझे कमरे में थोड़ी गर्मी लग रही थी तो इसीलिए बाहर आ गई। ये सुनकर राजकुमार प्रताप हैरान होकर राजकुमारी नंदिनी से पूछते हैं, प्रताप, क्या इतनी सर्दी में भी तुम्हें गर्मी लग रही है? ठीक है, मैं दासियों को बुला लाता हूँ, तुम उनके साथ बाहर घूमना, ठीक है? ये सुनकर नंदिनी हड़बड़ाकर उन्हें कहती हैं, नंदिनी, नहीं नहीं, आप रहने दीजिए भ्राताश्री, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ, क्या पता बाहर जाऊं तो सर्दी लग जाए। ये सुनकर राजकुमार प्रताप हंसते हुए कहते हैं, प्रताप, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नंदिनी, कभी कह रही हो गर्मी लग रही है, कभी कह रही हो सर्दी लग रही है, अगर ऐसी बात है तो जाओ अपने कमरे में आराम करो, रात बहुत हो गई है, जाओ। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी निराश होकर अपने कमरे में चली जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, नंदिनी दुआ, मुझे माफ कर देना, आशा करती हूँ कि तुम समझ जाओगे कि मैं आज तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकी। वहां ध्रुवा नंदिनी के इंतजार में आधी रात तक जगा रहने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर वो भी सो जाता है। सुबह का समय। वहां सुबह सुबह सभी बचे हुए राजकुमार अपने अपने दैनिक काम खत्म करके अपने अपने कक्ष में से निकलते हैं। तभी वहां कुछ सैनिक उन सबसे कर कहते हैं, सैनिक, अगर आप सभी राजकुमार तैयार हो गए हैं तो दया करके सभी राजकुमार हमारे पीछे पीछे आएं। ये सुनकर सभी राजकुमार थोड़े हैरान होकर उन सैनिकों को देखते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। वो सभी सैनिक राजकुमारों को राजमहल से बाहर लाते हैं और पास ही एक जगह से बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए डिब्बों में से मिट्टी के तेल निकालकर राजमहल के चारों तरफ छिड़कने लगते हैं। इसके बाद वो सभी देखते हैं कि उनकी तरफ पूरे प्रजा के लोग आ रहे हैं। इसके बाद महाराज क्षेत्र महामंत्री अरविंद, धनमंत्री रामस्वामी और विदेश मंत्री ज्ञानचंद्र अपने अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ये देखकर राजकुमार रुद्र हैरान होकर ध्रुवा से कहते हैं, रुद्र, अब ये क्या हो रहा है? तभी राजकुमारी नंदिनी भी अपने दासियों के साथ वहां आती हैं और अपने सिंहासन पर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद कुछ सैनिक अपने साथ कुछ कैदियों को लाते हैं। ये देखकर सभी राजकुमारों को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी राजकुमार प्रताप उन सभी राजकुमारों के सामने आकर उन्हें कहते हैं, प्रताप, आप सभी राजकुमारों को आज के प्रतियोगिता में स्वागत है। ये सुनकर सभी राजकुमार चौंक जाते हैं और उनमें से एक राजकुमार कहता है, राजकिशोर प्रतियोगिता, और वो भी यहाँ? ये सुनकर राजकुमार प्रताप हंसते हुए कहते हैं, प्रताप जी, राजकुमार, मैं जानता हूँ कि आप सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर आज सुबह सुबह क्या हो रहा है यहाँ। हम तो प्रतियोगिता स्थल जाने वाले थे तो यहाँ क्यों रुके हैं? तो इसका जवाब मैं दूंगा आप सबको। आप सभी जिस महल में अभी कुछ ही दिनों तक विश्राम कर रहे थे, अभी उस महल को जला दिया जाएगा। ये सुनकर सभी राजकुमार चौंक पड़ते हैं। तभी राजकुमार प्रताप उन सबसे कहते हैं, प्रताप, पर आग लगाने से पहले इन कैदियों को उस महल के भीतर कहीं एक जगह पर बांध दिए जाएगा। आप सभी को बस इतना करना है कि हर राजकुमार केवल एक कैदी को बचाकर बाहर ले आए। जो भी आग लगी हुई महल के अंदर से सुरक्षित एक कैदी को ले आता है तो वो आखिरी के प्रतियोगिता के लिए आगे जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि इन कैदियों को कल ही शूली में बैठा दिया जाएगा, पर अगर आप सभी ने इन्हें आज बचा लिया तो इन कैदियों को आजाद किया जाएगा। अब आपके ही हाथों में इन कैदियों का जीवन भी है और मरण भी है। ये सुनकर सभी राजकुमार थोड़े डर जाते हैं, एक दूसरे से कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी राजकुमार तैयार हो जाते हैं, प्रतियोगिता को पूरा करने के लिए बढ़ते हैं।
ये देखकर राजकुमार प्रताप के आदेश पर वो सैनिक उन कैदियों को महल के अंदर ले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद सभी सैनिक बाहर आकर महल को आग लगाने लगते हैं। ये देखकर राजकुमार प्रताप चिल्लाते हुए सभी राजकुमारों से कहते हैं, प्रताप अंदर जाने से पहले एक सूचना कि आप जितनी जल्दी उन कैदियों को बचा कर वापस आएंगे आप सभी के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आग लगने से पूरा महल गिर जाता है और आपकी मौत हो जाती है तो इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं होगा, तो ध्यान से इस प्रतियोगिता को खेलें। ये सुनकर सभी राजकुमार तैयार हो जाते हैं प्रतियोगिता के लिए। इसके बाद महाराज क्षेत्र के आदेश से प्रतियोगिता को आरंभ किया जाता है। तभी महल में आग लगते ही सभी राजकुमार तेजी से दौड़ते हुए महल के अंदर घुस जाते हैं। महल के अंदर आग न फैलने के कारण सभी राजकुमार तेजी से यहाँ वहाँ कैदियों को ढूंढने लगते हैं। कुछ राजकुमारों को जल्दी से कुछ कैदी मिलने से वो उनके हाथ में बंधी रस्सी को खोलकर उन्हें महल के बाहर ले आते हैं। ऐसे करते हुए सभी राजकुमार एक एक कैदी को बाहर सुरक्षित ले आते हैं। ये देखकर सभी प्रजावासी तालियां बजाने लगते हैं। सभी के वापस आने के बाद राजकुमार प्रताप हंसते हुए उन सभी राजकुमारों से कहते हैं, प्रताप बहुत खूब राजकुमारों, हमें लगा नहीं था कि आप सभी इस प्रतियोगिता को इतने जल्दी से जीत जाएंगे। खैर कोई नहीं, तो आज के विजेता हैं। तभी अचानक उस जलते हुए महल से और कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी राजकुमार प्रताप उन सैनिकों से कहते हैं, प्रताप सैनिकों, तुम लोगों ने कितने कैदियों को यहाँ लाए थे? ये सुनकर उनमें से एक सैनिक कहता है, चारू, कुल 15 कैदियों को हम यहाँ लाए थे राजकुमार। ये सुनकर राजकुमार प्रताप गुस्से में उनसे कहते हैं, प्रताप, क्या 15 कैदी? मैंने कहा था कि 12 कैदियों को लाने का और तुम लोगों ने लाए 15। इसका मतलब अब भी उस महल में 3 और कैदी हैं, अब उन्हें कौन बचाएगा? ये सुनकर ध्रुवा राजकुमार रुद्र से कहता है, ध्रुवा राजकुमार, मेरे हिसाब से हमें उन लोगों को बचाना चाहिए। ये सुनकर राजकुमार रुद्र गुस्से में ध्रुवा से कहते हैं, रुद्र, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ध्रुवा, देख नहीं रहे आग के लपटें किस तरह पूरे महल पर छा चुकी है? तुम अब भी कह रहे हो कि अंदर जाकर उन कैदियों को बचाना जाए? ये सुनकर ध्रुवा राजकुमार रुद्र से कहता है, ध्रुवा राजकुमार, आग की लपटें इतनी भी नहीं है कि हम उन्हें न बचा पाएं। आखिर वो भी तो एक इंसान ही है जो अब भी हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें बचा लें। ये सुनकर रुद्र कुछ सोचता है और कहता है, रुद्र, ठीक है ध्रुवा, चलो चलते हैं उन्हें बचाने। ये कहकर वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए महल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। वो दोनों आग से बचते हुए यहाँ वहां होकर महल में कैदियों को ढूंढने लगते हैं। वहां महल की आग बढ़ता हुआ देख बाहर खड़े सभी लोग डर जाते हैं। भीतर ध्रुवा और रुद्र आखिरकार उन कैदियों को ढूंढ ही लेते हैं। तभी रुद्र और ध्रुवा उन 3 कैदियों के बंधे हुए हाथों से रस्सी खोलने लगते हैं। 2 कैदियों के रस्सी खोलने के बाद जब रुद्र तीसरे कैदी का रस्सी खोल ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा खंभा गिरता है। पर अचानक ध्रुवा अपनी फुर्ती दिखाते हुए रुद्र के आगे आकर उस खंभे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। आग के वजह से खंभा भी बहुत गर्म हो रहा था, जिससे ध्रुवा की हथेली जलने लगते हैं। तभी ध्रुवा चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बड़े से खंभे को पीछे ढकेल देता है। इसी दौरान रुद्र उस तीसरे कैदी को रिहा कर देता है। इसके बाद सभी वहां से तेजी से दौड़ते हुए बाहर जाने लगते हैं। तभी रुद्र कहता है, रुद्र, ध्रुवा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, किसी भी वक्त ये महल गिर सकता है। ये सुनकर ध्रुवा कुछ सोचकर राजकुमार रुद्र से कहता है, ध्रुवा राजकुमार, अभी मुख्य द्वार से जाना खतरे को निमंत्रण देना होगा, इसीलिए हमें किसी और मार्ग से जाना होगा। तभी रुद्र यहाँ वहां देखने के बाद कहता है, रुद्र, मेरे पास एक विचार है। वहां बाहर सभी लोग डरे हुए होते हैं कि आखिर उन राजकुमारों का क्या हुआ। तभी राजकुमार प्रताप कहते हैं, प्रताप, लगता है कि महल के आग से उन दोनों का सफाया हो गया होगा। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी मन ही मन डरती हुई कहती है, नंदिनी है महादेव, अब आप ही का सहारा है ध्रुवा की रक्षा करना।
तभी अचानक से महल की दाएं तरफ वाला दीवार टूटने लगता है और तभी ध्रुवा और रुद्र उस दीवार को तोड़कर उन कैदियों को बाहर लाते हैं। ये देखकर सभी लोग झूमने लगते हैं और ध्रुवा और रुद्र के नाम का नारा लगाते हैं। वहां राजकुमारी नंदिनी ये देखकर कहती है, नंदिनी भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसके कुछ समय बाद राजकुमार प्रताप आगे आकर सभी राजकुमारों से कहते हैं, प्रताप, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के प्रतियोगिता में सभी राजकुमार ने जीत हासिल की है, पर उन दो राजकुमारों ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसे किसी ने भी आज तक करने की चेष्टा नहीं किया है, तो इसीलिए उनकी वीरता के कारण 58 अवतार द लेजेंड एपिसोड 87 महाराज का आदेश। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजकुमार प्रताप मुस्कुराते हुए सभी से कहते हैं, प्रताप इसीलिए उनके वीरता के कारण आज के प्रतियोगिता की विजय है राजकुमार रुद्र और राजकुमार ध्रुवा। ये सुनकर सभी राज्यवासियों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, सभी में खुशियों का माहौल छा जाता है। पर तभी एक राजकुमार आगे आकर गुस्से के भाव से राजकुमार प्रताप से कहता है, विराट, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम सब ने इस प्रतियोगिता के सभी नियम माने हैं, तो इन्हें ही क्यों? ये सुनकर राजकुमार प्रताप मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, प्रताप, सही सवाल पूछा आपने राजकुमारा, पर आपका सवाल का उत्तर देने से पहले आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? ये सुनकर वो राजकुमार अपने मूंछ को ताव देते हुए कहता है, विराट, पूछिए। ये सुनकर राजकुमार प्रताप मुस्कुराते हुए उसे पूछते हैं, प्रताप, तो बताए, अगर उन कैदियों के बदले हम आपके पिता और मां को उस महल के अंदर कैद कर दें और कहें कि केवल आपके पिता को आप बचा सकते हैं, पर आपके पास समय भी इतना होगा कि आप अपनी मां को भी बचा सकते हैं, तो क्या आप उन्हें नहीं बचाएंगे? ये सुनकर वो राजकुमार चुप हो जाता है और अपने आगे बढ़ाए हुए कदमों को पीछे कर देता है कि तभी राजकुमार प्रताप कहते हैं, प्रताप, लगता है आपको जवाब मिल गया। राजकुमार, बचाना बड़ी बात नहीं है, आप सबने जो किया वो आपका कर्तव्य था, पर उन्होंने जो किया वो एक राजरक्षक और एक इंसान का कर्तव्य था। वो जानते थे कि उन्हें बचाने में उनका कोई लाभ नहीं, या फिर वो उनके अपने भी नहीं थे जिन्हें वो बचाएं, पर वो गए उन्हें बचाने क्योंकि वो एक असली राजा हैं। सोचिए, अगर वो किसी और के लिए अपनी जान को दांव लगा सकते हैं, तो वही राजकुमार जब राजा बनेंगे तो अपने राज्य के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। असली योद्धा वो नहीं होता जो जीतने के लिए लोगों को बचाए, असली योद्धा वो होता है जो लोगों को बचाकर विजय होता है। तो इसी के साथ आज की प्रतियोगिता यही समाप्त होती है। जो राजकुमार हारे हैं वो अपने राज्य लौट सकते हैं, और जो राजकुमार जीते हैं वो आज हमारे राजमहल में रहेंगे कल के आखिरी प्रतियोगिता के लिए। धन्यवाद। इसके बाद सभी हारे हुए राजकुमार निराशा और गुस्से के भाव से वहां से चले जाते हैं और ध्रुवा रुद्र दोनों खुशी से राजमहल की तरफ बढ़ते हैं। वहां राजमहल में ध्रुवा भोला के साथ झूमते हुए खुशी से कहता है, ध्रुवा बोला बोला, मेरे भाई, कल मैं प्रतियोगिता जीतकर राजकुमारी नंदिनी से विवाह करूंगा को सपना मैंने आज से 8 साल पहले देखा था। ये सुनकर भोला भी खुश होकर ध्रुवा से कहता है, बोला, हाँ ध्रुवा, हाँ, तू जरूर जीतकर राजकुमारी नंदिनी से विवाह करेगा। तभी ध्रुवा मुस्कुराते हुए भोला से कहता है, ध्रुवा, सच कहूं तो मुझे इंतजार नहीं हो रहा। कल का मन में इतना जोश है कि अभी प्रतियोगिता जीतकर राजकुमारी के पास चला जाऊं। जैद। वहां यही हाल राजकुमारी नंदिनी का भी होता है। वो भी खुशी से झूमती और नाचती हुई यहाँ वहां जा रही होती है और तभी वो मीना को पकड़कर हंसती हुई कहती हैं, नंदिनी, मीना, मीना, मैं आज बहुत खुश हूँ। ध्रुवा कल प्रतियोगिता जीतकर मुझसे विवाह करके अपने साथ ले जाएगा। मेरे बचपन का सपना पूरा होने वाला है। पूरे 8 साल से मैं इसी मुहूर्त की प्रतीक्षा में थी। मीना नंदिनी को ऐसे खुश देखकर कहती है, मीना, आपको कई साल बाद ऐसे खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। राजकुमारी, भगवान करे आपके खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तभी हम देखते हैं कि वहां राजमहल में एक चंद्रपुर का सैनिक आकर बाहर खड़े एक पहरेदार को कहता है,
शेरा, मैं चंद्रपुर राज्य का सैनिक हूँ। महाराज वीरेंद्र यादव ने ये पत्र अपने पुत्र ध्रुवा देवनारायणा को देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। दया करके आप जरा राजकुमार ध्रुवा को यहाँ बुला सकते हैं ताकि मैं ये पत्र उन्हें देकर यहाँ से जा सकूं। ये सुनकर वो पहरेदार एक सैनिक को ध्रुवा के पास भेजता है। वहां ध्रुवा और भोला कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी वो सैनिक वहां आकर उन्हें कहता है, चारू राजकुमार ध्रुवा, आपके लिए एक चिट्ठी आई है आपके राज्य से, कृपया नीचे आकर उस चिट्ठी को ग्रहण कीजिए। ये सुनकर ध्रुवा हैरानी के साथ कहता है, ध्रुवा, क्या चंद्रपुर से चिट्ठी? इसके बाद ध्रुवा और भोला महल के नीचे आते हैं। उन्हें देखकर वो सैनिक अपना सिर झुकाकर कहता है, शेरा राजकुमार ध्रुवा की जय हो। महाराज ने ये पत्र आपको देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनकर ध्रुवा खुशी से उस पत्र को लेकर अपने कक्ष चला जाता है। इसके बाद ध्रुवा मुस्कुराते हुए भोला से कहता है, ध्रुवा, भोला, जरा महाराज की ये चिट्ठी पढ़ना तो। ये सुनकर भोला मुस्कुराते हुए उस चिट्ठी को ध्रुवा से लेकर कहता है, भोला, ठीक है। तभी भोला उस चिट्ठी को मन ही मन पूरा पढ़ लेने के बाद अचानक से चौंक जाता। उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि वो किसी बड़े संकट में पड़ गया हो। तभी वो डरते हुए ध्रुवा से कहता है, भोला, महाराज ऐसे कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? ये सुनकर ध्रुवा हैरानी के साथ भोला को देखता है और कहता है, ध्रुवा, मतलब लिखा क्या है महाराज ने? ये सुनकर भोला अपने माथे पर से पसीना पोंछकर ध्रुवा से झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, भोला, कुछ नहीं, तू जाकर आराम कर, कल तुझे प्रतियोगिता भी जीतनी है ना। ये सुनकर ध्रुवा हैरान होकर भोला की तरफ देखता है और कहता है, ध्रुवा, ए भोला, बताना क्या लिखा है महाराज ने? ये सुनकर भोला फिर से मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, भोला, कुछ नहीं भाई, तू जा आराम कर। तभी ध्रुवा गुस्से में भोला से कहता है, ध्रुवा, ए देख, तू मुझे अब डरा रहा है क्या? महाराज के साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? ये सुनकर भोला गुस्से से कहता है, भोला, ठीक है, सुन तो सुन, तेरे प्यारे महाराज ने ये आदेश दिया है कि तू स्वयंवर हार जाए। ये सुनकर ध्रुवा के चेहरे पर से अचानक से हंसी उड़ जाती है और वो उस चिट्ठी को भोला के हाथों से छीनकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है, चिट्ठी। महाराज वीरेंद्र, ध्रुवा, जब ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी तो लगभग 4-5 दिन हो चुके होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम और रुद्र दोनों ही प्रतियोगिता में अब भी होगे। बस इतना कहना है कि तुम्हें बस रुद्र के आगे आने वाले सभी कांटों को हटा देना है जिससे रुद्र को स्वयंवर जीतने में आसानी हो और आखिर में तुम्हें रुद्र को जिताना होगा क्योंकि रुद्र राजकुमारी नंदिनी से बहुत प्रेम करता है। इसीलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बड़े भाई रुद्र को किस तरह विजय कराओगे। इसी के साथ मैं ये चिट्ठी समाप्त करता हूँ मेरे प्यारे पुत्र ध्रुवा। तभी ये चिट्ठी पढ़कर ध्रुवा दुख भरे भाव से नीचे घुटने के बल गिर जाता है मानो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। तभी भोला ध्रुवा के पास जाकर कहता है, भोला, ए ध्रुवा, तू सोच क्या रहा है? तू कल प्रतियोगिता जीतेगा ना? तभी ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा नहीं बोला, मुझे हारना होगा। महाराज ने आदेश दिया है कि मैं प्रतियोगिता हार जाऊं जिससे राजकुमार रुद्र जीत जाएं। ये सुनकर भोला गुस्से से कहता है, भोला, ए ध्रुवा, तू पागल हो गया है क्या? क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? ये सुनकर ध्रुवा नीचे जमीन की तरफ देखकर भोला से कहता है, ध्रुवा, मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ। बोला, मुझे कल का प्रतियोगिता हारना होगा। महाराज का आदेश है कि मैं हार जाऊं तो मैं उनका आदेश जरूर पालन करूंगा। ये सुनकर भोला गुस्से से अपने आंखों में आंसू भरे राजकुमारी नंदिनी के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां ध्रुवा का सर दर्द करने लगता है और उसके आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। तभी वो कहता है, 58 अवतार द लेजेंड एपिसोड 88 दिल में छुपी बातें। कहानी अब आगे। सुरंग राज्य रात के समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां राजकुमारी नंदिनी और मीना जब एक दूसरे से हंसते भरे बातें कर रहे थे तभी एक सैनिक आकर राजकुमारी नंदिनी से कहता है, डाली राजकुमारी नंदिनी की जय हो। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी उस सैनिक से कहती हैं,
नंदिनी हाँ कहो सैनिक। ये सुनकर वो सैनिक राजकुमारी नंदिनी से कहता है, डाली राजकुमारी आपसे मिलने एक लड़का आया है, कह रहा है उसका नाम भोला है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी उस सैनिक से कहती हैं, नंदिनी ठीक है उसे अंदर आने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि भोला राजकुमारी नंदिनी को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर राजकुमारी नंदिनी गुस्से से ध्रुवा के कक्ष की तरफ बढ़ती हैं। वहां वो ध्रुवा के पास जाकर कहती हैं, नंदिनी मुझे जो भी कहना सच कहना। ध्रुवा क्या तुम सच में कल जानबूझकर हारने वाले हो? ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा नंदिनी तुम इतनी रात में यहाँ आकर। तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के बातों को बीच में ही रोककर उसे गुस्से में कहती हैं, नंदिनी वो बात छोड़ो, क्या तुम कल हारने वाले हो गुस्से से? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा देखो नंदिनी रात बहुत हो गई, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। ये सुनकर नंदिनी भड़कती हुई ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी मुझे बस ये जानना है कि क्या तुम कल हारने वाले हो? ते सुनकर ध्रुवा गुस्से में नंदिनी से कहता है, ध्रुवा हाँ हाँ मैं हारने वाला हूँ। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी कुछ देर चुप हो जाती हैं, पर फिर गुस्से में ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी क्या मतलब कि भोला ने जो भी कहा वो सब सच है? तुम अपने राजा को खुश करने के लिए कल हार जाओगे। ये सुनकर ध्रुवा नंदिनी के पास आकर कहता है, ध्रुवा देखो नंदिनी, पहली बात कि मैं एक राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक रक्षक हूँ, एक मामूली रक्षक, एक राजा का, एक राजकुमार का और एक साम्राज्य का। मेरा धर्म है महाराज का आज्ञा मानना और कर्म है उनकी आज्ञा का पालन करना। महाराज ने आदेश दिया है कि कल के प्रतियोगिता को हारना मतलब मुझे कल हारना ही होगा। ये सुनकर नंदिनी हैरानी के साथ ध्रुवा को देखती है और कहती है, नंदिनी तुम पागल तो नहीं हो गए? ध्रुवा तुम एक तुच्छ राजा के आदेश के लिए तुम्हारी और मेरी प्रेम की बलि देने चले हो। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा देखो नंदिनी वो कोई तुच्छ राजा नहीं है, वो मेरे लिए भगवान की तरह है। शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि आज से 14 साल पहले जब मैं और मेरी माँ यहाँ वहाँ गली गली भीख मांग रहे थे, तब केवल एक ही इंसान ने हमें सहारा दिया था और वो थे महाराज वीरेंद्र, इसीलिए उसी दिन से मैं उनका रक्षक बन गया। ये सुनकर नंदिनी ध्रुवा के पास आकर थोड़ी नामी के साथ ध्रुवा के दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, नंदिनी देखो ध्रुवा तुम मेरी बातों के समझने की कोशिश करो। महाराज वीरेंद्र ने तुम्हें तुम्हारे पराक्रम के लिए सहारा दिया है, वो तुम्हारे बुद्धि और बल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर ध्रुवा अपने हाथों को नंदिनी के हाथों से छुड़ाकर गुस्से में कहता है, ध्रुवा वो जो भी हो उनका मेरे ऊपर एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं जीवन भर भी अगर उनका दास बनकर उनका सेवा करूं फिर भी उनके कर्ज को कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। ये सुनकर नंदिनी गुस्से में ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी इसका मतलब तुमने अपना मन बना लिया है कि तुम कल हारने वाले हो। ये सुनकर ध्रुवा अपना सिर झुकाकर राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा हाँ नंदिनी। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी गुस्से में ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी तो तुम भी सुन लो ध्रुवा, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा भी एक फैसला सुन लो। अगर तुम कल के प्रतियोगिता हार जाते हो तो मैं मंच के सामने जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर ध्रुवा कुछ समय तक चुप हो जाता है और गुस्से में आकर नंदिनी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, ध्रुवा क्या कहा तुमने? तुम जहर पी लोगी? इतनी बड़ी राजकुमारी होकर एक साधारण रक्षक के लिए अपनी जान देने चली हो? ये सुनकर नंदिनी के आंखें नम पड़ जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद नंदिनी ध्रुवा के आंखों में आंखें डालकर उसके दायां हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे के भीतर रही एक खुफिया कमरे में ले जाते हैं, जहां पर हर तरफ अनेक चित्र दिखाई देते हैं, पर उनमें एक चीज समानता थी कि हर चित्र में किसी एक लड़के का चित्र बना हुआ था जिसके सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। तभी नंदिनी रोती हुई ध्रुवा से कहती हैं,
नंदिनी, तुम इन चित्रों को देख पा रहे होगे ध्रुवा की हर चित्र में केवल एक युवक के आंखें ही बनाए गए हैं। जानते हो कि वो युवक कौन है? वो कोई और नहीं ध्रुवा, वो तुम हो। ध्रुवा, तुम आज से 8 साल पहले जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे चेहरे की तस्वीर बनाने की कोशिश करती थी, पर आंखों से तुम्हारे चेहरे को बनाना नामुमकिन था। पर जब तुम मुझे मिले तब मुझे लगा कि मेरे 8 साल के तपस्या का फल मुझे मिल गया, और अब जब तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो तो मैं कैसे तुम्हारे बिना जाऊं? तुम कह रहे थे ना कि मैं एक साधारण रक्षक के लिए जीवन दे रही हूं, तो तुम गलत हो। मैं मेरे प्रेम के लिए अपनी जान दे रही हूं। ये 8 साल मैंने कैसे बिताए केवल मुझे पता है। ये कहकर नंदिनी ध्रुवा को अपने कमरे से निकालकर भीतर से कमरे को बंद कर देती है। इसके बाद ध्रुवा निराश भरे चेहरे से अपने कमरे के अंदर जाकर खिड़की के पास रखी अपनी तलवार के धार को छूने लगता है कि तभी वहां पर भोला पहुंचता है और ध्रुवा से पूछता है। बोला, ध्रुवा, नंदिनी ने अब तुझसे जो भी कहा, क्या तू अब भी हारना चाहता है? ये सुनकर ध्रुवा अपने आंखों में आंसू भरे हंसते हुए कहता है। ध्रुवा, क्या तुम मेरे हाथ में पकड़े इस तलवार को देख रहे हो? बोला, इस तलवार से जब मैं केवल 16 साल का लड़का था तब मैंने अपने जीवन की पहले शत्रु गौरांग को मारा था। तब से लेकर आज तक मैं बिना डरे बिना थके आगे बढ़ता गया, अनेक युद्ध जीते और जिताए। तुम अगर इस तलवार को ठीक से देखोगे तो तुम्हें इस तलवार में करारों सैनिकों के खून के छींटे मिलेंगी। शत्रु सेना के सैनिक अग्नि गोलक तीर भाले और यहाँ तक कि हाथियों से भी मैं नहीं डरा आज तक। जानते हो, बात ये नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता, असल में मुझे दर्द बहुत होता है। कभी कभी तो इतना दर्द होता है और इतना खून बहता है मेरे जिस्म से जिससे मन कहता है कि हार मान जा और मुक्त हो जा इस रक्षक की जंजीरों से। पर जब मेरे सामने शत्रु सेना का एक भी सैनिक दिखता तो मैं फिर उठ खड़ा होता हूँ और फिर से लड़ने लगता हूँ। यही जज्बे ने मुझे आज तक जिंदा रखा है, जिससे मैं कभी नहीं हारा। पर आज मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन की युद्ध में हार गया हूँ। ये सुनकर भोला हैरानी के साथ ध्रुवा से कहता है। भोला, मैं कुछ समझा नहीं। ध्रुवा, जीवन के युद्ध का मतलब? ध्रुवा ये सुनकर हंसते हुए कहता है। ध्रुवा, तू नहीं समझेगा। भोला, तू नहीं समझेगा क्योंकि तू भोला है, ध्रुवा नहीं। ये कहकर ध्रुवा उस तलवार को नीचे रख कर कहता है। ध्रुवा, मैं क्या करूं? बोला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर कल मैं जीत भी जाऊं तो भी मैं हारूंगा, और हारता हूं तो वैसे भी मैं हारूंगा ही। कल के प्रतियोगिता में हारता हूं तो राजकुमार के लिए जीत जाऊंगा, पर अगर जीत जाता हूं तो नंदिनी के लिए जीत जाऊंगा, पर वहीं पे महाराज और राजकुमार की नजरों के सामने हार जाऊंगा। जीवन में कई युद्ध लड़े, पर आज जो डर लग रहा है वो कभी नहीं लगा। लगता है कि कल अगर मेरा दूसरा अवतार महाकाल भी आ जाए तो भी वो मुझे जीता नहीं पाएगा। ये सुनकर भोला ध्रुवा के पास जाकर कहता है। भोला, तो कल कौन प्रतियोगिता में जाएगा, ध्रुवा या महाकाल? ये सुनकर ध्रुवा जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। 59 अवतार द लेजेंड एपिसोड 89 पहलवान। कहानी अब आगे। सुरंग राज्य। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। दोनों राजकुमार अपने सारे काम खत्म करके प्रतियोगिता में पहने जाने वाले कपड़े पहनकर उस कक्ष से निकलते हैं। तभी ध्रुवा को देखकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर कहते हैं। रुद्र, ध्रुवा, क्या तुम आज तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए? ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए कहता है। ध्रुवा, नहीं राजकुमार, क्योंकि मैं जीतना भी तैयारी कर लूं पर आपसे मैं कभी भी जीत नहीं सकता। आप हमेशा अजय हैं। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए कहते हैं। रुद्र, नहीं ध्रुवा, ऐसी बात नहीं है। तुम अगर चेष्टा करोगे तो तुम मुझे भी हरा सकते हो। तभी ऐसे चलते हुए दोनों राजकुमार प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते हैं। वहां मंच पर सभी राजपरिवार अपने अपने स्थान पर बैठकर राजकुमार रुद्र और राजकुमार ध्रुवा का स्वागत करते हैं। हम देखते हैं कि पूरे प्रतियोगिता स्थल के चारों तरफ प्रजा उन दोनों राजकुमारों को उत्साहित करते हुए उनका नाम पुकार रहे थे। वहीं पर राजकुमारी नंदिनी अपने दासियों के साथ मंच पर आकर अपने स्थान पर विराजमान होती हैं। तभी राजकुमार प्रताप मंच पर आकर कहते हैं।
प्रताप, आप दोनों राजकुमारों का फिर से स्वागत है इस प्रतियोगिता में। जैसा कि आप दोनों को पता है कि आज की प्रतियोगिता आप दोनों की आखिरी प्रतियोगिता होने वाली है, जहां आप दिनों में से जो भी विजेता होगा वही इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा। तो बिना देरी करे इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज की प्रतियोगिता 2 श्रेणी में की जाएगी। पहला जिसमें आप दोनों को अलग अलग बलशाली योद्धा से लड़ना होगा और दूसरा जिसमें आपको अपनी तीरंदाजी दिखानी होगी। इन दोनों में जो दोनों ही प्रतियोगिता जीत जाएगा वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? ये सुनकर रुद्र और ध्रुवा दोनों कहते हैं, रुद्र और ध्रुवा जी। इसके बाद महाराज क्षेत्र के आदेश से प्रतियोगिता स्थल के अंदर 2 बड़े बड़े पहलवान अपने कदम रखते हैं। वो 2 पहलवान रुद्र और ध्रुवा से अति ताकतवर दिख रहे थे। उन्हें देखकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी राजकुमार रुद्र कहते हैं, रुद्र, तो आज हमें इन दानवों से लड़ना होगा। जैद। कुछ देर बाद देखा जाता है कि प्रतियोगिता स्थल के अंदर रुद्र के सामने दिलावर नाम का एक पहलवान आता है। इसके बाद महाराज क्षेत्र के आदेश से प्रतियोगिता को शुरू किया जाता है। कर वहां रुद्र तभी मन ही मन सोचता है, रुद्र, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था कि कब किसी का जी भर के धुलाई करूं। तभी दिलावर और रुद्र एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं कि तभी दिलावर अपने दाएं हाथ को रुद्र के चेहरे की तरफ मारने बढ़ाता है कि तभी रुद्र अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसके नीचे से खिसकते हुए पीछे चला जाता है और एक जोरदार लात उसके सर पर मारता है। इसके बाद वो पहलवान फिर से रुद्र की तरफ बढ़ता है और रुद्र के पेट पर एक लात मारता है, जिससे रुद्र थोड़ा पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखकर ध्रुवा डर जाता है और कहता है, ध्रुवा देखकर राजकुमार। इसके बाद रुद्र उठकर हंसते हुए कहता है, रुद्र, लात तो बड़ी भारी थी, पहलवान पर मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये कहकर रुद्र कूदकर उस पहलवान के चेहरे पर एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि वो पहलवान उसके हाथ के पकड़ लेता, पर रुद्र तेजी से घूमते हुए उसके कंधे को लात मारकर उसके कंधे को तोड़ देता है और अपने हाथ छुड़ाकर फिर से घूमते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे दिलावर के मुंह से खून निकलने लगता है। पर फिर भी वो रुद्र की तरफ आकर अपने दूसरे हाथ से रुद्र को मारने लगता है कि रुद्र उसके दूसरे हाथ को पकड़ उस पहलवान को धोबी पछाड़ देता है और उसके हाथ को पकड़कर उसे तोड़ देता है। अब दिलावर उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पा रहा होता है। ये देखकर रुद्र उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह में तेजी से अपने दोनों हाथों से मुक्के की बरसात कर देता है, जिससे दिलावर के मुंह नाक से खून निकलकर रुद्र के हाथ पर लगने लगते हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं, पर प्रताप को ये देख खुशी हो रही थी। तभी महाराज क्षेत्र रुद्र के विजय होने का ऐलान करते हैं और उस युद्ध को वहीं रोक देते हैं। वहां रुद्र के आक्रामक वार से दिलावर बेहोश होकर वहीं गिरा हुआ होता है, इसीलिए कुछ सैनिक उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद ध्रुवा मैदान के अंदर आता है। वहां मंच पर प्रताप महाराज क्षेत्र से कहते हैं, प्रताप, राजकुमार रुद्र ने तो बड़े आसानी से उस पहलवान के हरा दिया, उसे एक मौका भी नहीं दिया। ये सुनकर महाराज क्षेत्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज क्षेत्र, यही होती है एक योद्धा की खासियत कि सामने वाले दुश्मन को एक भी मौका न देकर उसे खत्म कर देना। तभी राजकुमार प्रताप कहते हैं, प्रताप, वो बात तो ठीक है पिताश्री, पर अब जिस पहलवान से राजकुमार ध्रुवा लड़ने वाले हैं वो उसी पहलवान का बड़ा भाई है, जिसकी अभी अच्छे से धुलाई की है। राजकुमार रुद्र ने कहते हैं कि ये जो पहलवान आने वाला है उसे आज तक कोई भी हरा नहीं सका, उसके हाथ का एक मुक्का 100 मुक्के के बराबर है। पता नहीं राजकुमार ध्रुवा कैसे ये चुनौती जीत पाएंगे। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी थोड़ी डर जाती हैं और कहती हैं, नंदिनी, ध्रुवा की रक्षा करना महादेव। वहां मैदान के अंदर ध्रुवा के जाने के बाद उसके सामने विशालकाय शरीर के साथ शेर नाम का पहलवान आता है और वो चिल्लाकर कहता है, शेर, तेरे भाई ने मेरे भाई की ये हाल किया कि वो अब उठ नहीं पा रहा है। देख, अब मैं जो तेरे साथ करने वाला हूं वो शायद ही मैंने किसी के साथ किया होगा। ये कहकर वो तेजी से ध्रुवा के तरफ बढ़कर उसके ऊपर वार करने ही वाला होता है कि ध्रुवा उसके वार से बचकर वहां से हट जाता है, पर शेर तेजी से ध्रुवा की तरफ दोबारा बढ़कर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ध्रुवा दूर जाकर गिरता है।
ये देखकर भोला और राजकुमारी नंदिनी दोनों डर जाते हैं। वहां ध्रुवा उठकर उस पहलवान के पेट पर एक दो मुक्के मारता है, पर उससे उस पहलवान को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद वो पहलवान ध्रुवा के गले को पकड़कर उसे कहता है, शेर, मेरे भाई का बदला अब मैं तुझसे लूंगा। पर तभी ध्रुवा उसके मुंह पर एक लात मारकर उससे दूर चला जाता है। इससे वो पहलवान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ध्रुवा की तरफ बढ़ते लगता है। वहां ध्रुवा लोगों को ऐसे दिखा रहा था कि वो वाकई उस पहलवान से डर रहा है, इसीलिए वो यहाँ वहां भाग रहा होता है कि तभी वो पहलवान ध्रुवा को पकड़कर उसके मुंह पर एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे ध्रुवा दूर जाकर मुंह के बल गिर जाता है। वहां ये देखकर भोला गुस्से में राजकुमार रुद्र के पास जाकर कहता है, बोला राजकुमार रुद्र, ध्रुवा ये प्रतियोगिता जानबूझकर हार रहा है जिससे आप जीत जाए, क्योंकि महाराज ने उसे आदेश दिया है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हंसते हुए कहते हैं, रुद्र, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बोला, बात ये है कि ध्रुवा असल में लड़ना नहीं जानता, इसीलिए वो इतना मार खा रहा है। वहां शेर ध्रुवा को घुटनों के बल बैठाकर अपने दाएं हाथ से उसके मुंह पर जोरदार मुक्के मारते रहता है, जिससे ध्रुवा के मुंह और नाक से खून निकलने लगते हैं कि तभी भोला राजकुमार रुद्र से कहता है, भोला, अगर आपको यकीन नहीं है तो बस आप चिल्ला कर कहिए कि ध्रुवा उस पहलवान को धूल चटा दो, बस इतना ही कहिए, क्योंकि महाराज के बाद अगर ध्रुवा किसी की सुनता है वो केवल आप ही हैं। वहां ये देखकर राजकुमार प्रताप उठकर कहते हैं, प्रताप, इस श्रेणी की प्रतियोगिता यहीं समाप्त की जाती है। लगता है कि इस प्रतियोगिता में राजकुमार ध्रुवा हार चुके हैं। पर ये सुनकर शेर बिना रुके अपने दूसरे हाथ से ध्रुवा के मुंह जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुद्र, उसे मजा चखा दो ध्रुवा। तभी ये सुनकर अचानक ध्रुवा की आंख खुल जाती है और वो तेजी से शेर का बायां हाथ पकड़कर उस हाथ को ऐसा दबोचता है जिससे उस पहलवान के हाथ का कचुम्बर बन जाता है और घूमते हुए एक ऐसा लात उस पहलवान की छाती में मारता है जिससे वो पहलवान स्थल के बाहर जाकर गिरता है और उठता ही नहीं। ये देखकर वहां खड़े सभी चौंक जाते हैं कि तभी रुद्र ये देखकर हैरान होकर मन ही मन कहते हैं, रुद्र, इसका मतलब सच में 59 अवतार द लेजेंड एपिसोड 90 बराबर। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चंद्रपुर के राजमहल में राज बगीचे में बैठकर महारानी पद्मा राजकुमारी नंदिनी की तस्वीर देख रहे थे। तभी वहां महाराज वीरेंद्र महारानी पद्मा के हाथ में पकड़े राजकुमारी नंदिनी की तस्वीर देखने लगते। तभी राजकुमारी नंदिनी की तस्वीर देखकर महाराज वीरेंद्र महारानी पद्मा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तो यहाँ आकर आप छुपते हुए राजकुमारी यानी कि हमारे राज्य की नई महारानी को देख रहे हैं। ये सुनकर महारानी पद्मा मुस्कुराती हुई महाराज वीरेंद्र से कहती हैं, महारानी पद्मा जी, महाराज, देखा जाए तो सच में हमारी बहू स्वर्ग की परी है। देखना महाराज, जब रुद्र इसी राजकुमारी से विवाह करेगा ना तो वो धीरे धीरे अपने जिम्मेदारियों के बारे में जान पाएगा। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र भी मुस्कुराते हुए महारानी पद्मा से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ठीक कहा अपने महारानी। सुरंग राज्य। वहां ध्रुवा के लात से वो पहलवान शेर स्थल से बाहर जाकर गिरता है और अपने हथेली का ये हालत देखकर वो चिल्ला रहा होता है। तभी कुछ सैनिक उसे वहां से ले जाते हैं। तभी ध्रुवा उठकर वहां उस मैदान में बाहर जाता है। ये देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी प्रताप आगे आकर सभी से कहते हैं, प्रताप, जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस प्रतियोगिता को पूर्ण रूप से राजकुमार रुद्र में जीता है, तो बढ़ते हैं दूसरे प्रतियोगिता की तरफ जिसका नाम है तीरंदाजी। अगर ये प्रतियोगिता भी राजकुमार रुद्र जीत जाते हैं तो वो ये स्वयंवर जीत जाएंगे। तब तक के लिए दोनों राजकुमार अपने अपने विश्राम कुटीर में कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। ये सुनकर दोनों राजकुमार अपने अपने कुटीर में चले जाते हैं। वहां राजकुमार प्रताप महाराज क्षेत्र के पास जाकर उनसे कहते हैं,
प्रताप, ये प्रतियोगिता तो राजकुमार रुद्र ने बड़ी आसानी से जीत गए, पर आखिर मुझे ये पता नहीं चल पाया कि राजकुमार ध्रुवा ऐसे क्यों लड़े जैसे उन्हें लड़नी ही नहीं आती, फिर भी आखिरी के वार ने सबको हिलाकर रख दिया है ना पिताश्री। वहां हम देखते हैं कि कुटीर के अंदर ध्रुवा अपने नाक से निकल रहे खून को पोंछ रहा था कि तभी पीछे से राजकुमार रुद्र गुस्से में आकर उसे कहते हैं, रुद्र ये क्या है ध्रुवा। तभी राजकुमार रुद्र को इस तरह गुस्से में देखकर ध्रुवा उनसे कहता है, ध्रुवा क्या हुआ राजकुमार, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। ये सुनकर राजकुमार रुद्र गुस्से में बोलते हैं, रुद्र तुम्हारी गलती के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। ये सुनकर ध्रुवा उनसे कहता है, ध्रुवा जी पूछिए राजकुमार। रुद्र क्या ये सच है कि तुम्हें पिताश्री ने इस प्रतियोगिता को हारने के लिए कहा है। ये सुनकर ध्रुवा बिना कुछ सोचे मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहता है, ध्रुवा क्या नहीं राजकुमार, महाराज ने मुझे कुछ नहीं कहा है इस प्रतियोगिता के बारे में, और बात हारने की है तो इसका कारण है आपकी पराक्रमी, आपकी शक्ति के आगे मैं कुछ नहीं। ये सुनकर राजकुमार रुद्र और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं, रुद्र अब बस भी करो ध्रुवा, अब तुम्हारे मुंह से ये प्रशंसा भी कड़वी लगने लगी है हमें। देखो ध्रुवा, अगर ये बात सच है कि तुम ये प्रतियोगिता जानबूझकर हार रहे हो तो मैं अभी ये प्रतियोगिता छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। हम राजकुमार रुद्र हैं, कोई भिखारी नहीं जो तुमसे तुम्हारी हार मांगे। अगर जीतेंगे तो अपने दम पर जीतेंगे, देखो तुम्हें हमारी कसम है ध्रुवा, दूसरे प्रतियोगिता में अपनी पूरी ताकत लगा देना हमें हारने के लिए, ठीक है। तभी ये सुनकर ध्रुवा राजकुमार रुद्र से मुस्कुराते हुए कहता है, ध्रुवा ऐस बड़ी ही बातें मत करिए राजकुमार। ये सुनकर राजकुमार रुद्र गुस्से में ध्रुवा से कहते हैं, रुद्र भी मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ध्रुवा, तुम लड़ोगे अपने दम पर और मैं लड़ूंगा अपने दम पर। इस प्रतियोगिता में कोई भी जीते वो चंद्रपुर साम्राज्य के लिए जीतेगा। इसके कुछ देर बाद प्रतियोगिता स्थल में ध्रुवा और रुद्र आते हैं, तभी राजकुमार प्रताप आगे आकर उनसे कहते हैं, प्रताप अगर आप दोनों यहाँ आ ही चुके हैं तो चलिए इस स्वयंवर के आखिरी प्रतियोगिता के लिए। तो इसके नियम बहुत सरल है, आप सभी राजकुमारों को दिख रहा होगा कि आपके सामने एक लक्ष्य भेदने के लिए दीवारों पर कुछ गोल दिख रहे चित्र बनाए गए हैं और आपके पास कुछ धनुष और बाण रखे गए हैं। बस करना यह है कि आपको उन्हीं धनुष और बाण की मदद से इस प्रतियोगिता को पूरा करना होगा। हर राजकुमार को 10 तीर मारने का मौका दिया जाएगा, जिसका ज्यादा सही से उस गोल के चित्र के बीच लगेगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं राजकुमार। इसके बाद महाराज क्षेत्र के आदेश से प्रतियोगिता को शुरू किया जाता, जहां ध्रुवा और रुद्र दोनों वहां रखे धनुष बाण को चुनकर लक्ष्य भेदने लगते। जहां रुद्र अपने 10 तीर लक्ष्य भेदने के बाद ध्रुवा की तरफ जब देखता वो चौंक जाता है, क्योंकि ध्रुवा के सभी तीर लक्ष्य के बीचों बीच लगे थे। ये देखकर सभी तालियों से ध्रुवा की प्रशंसा करने लगते हैं। ये देखकर राजकुमार प्रताप हंसते हुए महाराज क्षेत्र को कहता है, प्रताप ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है पिताश्री, राजकुमार ध्रुव तो इस प्रतियोगिता में जीत चुके हैं, पर सच कहूं तो इनके तीरंदाजी को देखकर मुझे किसी की याद आ गई। तभी राजकुमार रुद्र हंसते हुए ध्रुवा के पास जाते हैं और कहता है, रुद्र तुमने बहुत अच्छा काम किया ध्रुवा, अभी जाकर मजा आएगा ये प्रतियोगिता खेलने में। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहता है, ध्रुवा जी राजकुमार। तभी राजकुमार प्रताप आगे आकर सभी से कहते हैं, प्रताप इस श्रेणी के प्रतियोगिता में राजकुमार ध्रुवा ने ये जीतकर इस प्रतियोगिता में बराबरी हासिल कर दी है। तो हमने ये सोचा है कि अभी जो भी प्रतियोगिता होने वाला है उसमें दोनों प्रतिद्वंदी को एक दूसरे से लड़ना होगा।